बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बीकॉम की टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने लगा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर्स के हवाले से, डेट शीट के हवाले से, आपकी डिग्री के हवाले से। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम डेट शीट को डिस्कस करेंगे। जो आपकी डेट शीट आई है उसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे, सर क्या ये सही डेट शीट है या फेक डेट शीट है। मैं इसका आंसर करूँगा, आपको बताऊँगा, समझाऊँगा कि टेंटेटिव डेट शीट क्या होती है। फिर हम बात करेंगे पेपर टेक्निक और स्ट्रेटजी के ऊपर कि आपने पेपर कैसे करना है, और आप लोगों के साथ में गेस्ट पेपर्स और सिलेबस के हवाले से भी बात करूंगा। उसकी भी फाइल्स आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा हम डिग्री की वैल्यू के ऊपर भी बात करेंगे कि बीकॉम और एडीसी में क्या डिफरेंस है। मतलब बीकॉम वाले जो होंगे वो एडीसी के मुकाबले में क्या वैल्यू होगी उनकी, या वो आगे बीकॉम के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, टेंटेटिव डेट शीट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट शीट। यानी ये एक, जब जब डेट शीट फाइनलाइज होती है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी के मेंबर्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो मिलकर डिसाइड करते हैं। ये एक्सपेक्टेड डेट शीट होती है और 80% चांस होता है कि इसी डेट शीट को फाइनल किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोई फंक्शन अरेंज करते हैं ना, तो आप पहले से वेन्यू वेन्यू वगैरह डिसाइड करते हैं, क्या क्या डिशेज़ होंगी, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा, आप उसको डिसाइड करते हैं। वो एक टेंटेटिव अरेंजमेंट होता है, टेंटेटिव आपकी अनाउंसमेंट होती है या टेंटेटिव प्लानिंग होती है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो टेंटेटिव डेट शीट होती है यही आमतौर पर फाइनल डेट शीट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डेट शीट में थोड़ी सी चेंजेस भी हो जाती है। तो जैसे आपका यहाँ देखें, फर्स्ट पेपर जो है वो 23 अप्रैल का है, लेकिन हो सकता है अगर ये डेट शीट वो फाइनलाइज ना भी हो तो एक हफ्ता या 10 दिन से आगे आपके पेपर्स नहीं जाएंगे। यानी अगर 23 अप्रैल से स्टार्ट ना भी हो तो 30 अप्रैल से या 1 मई से या मई के शुरू के 10 दिनों में आपका फाइनल एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसी को फाइनल समझें, क्योंकि आपने पेपर तो देने हैं ना। तो अगर आप इसके हिसाब से भी आपकी तैयारी करेंगे तो पेपर्स अगर इससे थोड़ा सा डिले भी हो जाएंगे, एक हफ्ता 10 दिन, तब भी आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल करना है कि ये नहीं समझना है कि ये टेंटेटिव है, फाइनल अभी नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि ये फेक है। फेक का मतलब तो ये होता है कि मैंने खुद से डेट शीट बना के डाल दी। कराची यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग हुई होगी उसमें ये डिसाइड हुआ होगा। अब इसमें जाहिर सी बात है, कभी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, या फंड्स की वजह से, या किसी भी और रीज़न की वजह से डेट शीट आगे पीछे हो जाती है। तो डेट शीट अगर चेंज भी होगी तो इससे आगे की डेट आएगी, इससे पहले की डेट नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आपने माइंड बनाना है कि आपका 23 से पेपर स्टार्ट है। तो अब आपको ये क्वेश्चन ना करें, ना ये सोचे कि टेंटेटिव डेट शीट क्या होती है, यानी एक्सपेक्टेड डेट शीट। अच्छा, ये बीकॉम की डेट शीट उन स्टूडेंट्स की है जो बीकॉम में रजिस्टर्ड हैं, जो काफ़ी सालों से पेपर्स दे रहे हैं। जो लोग एडीसी में रजिस्टर्ड हैं, यानी एडीसी पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये उनकी डेट शीट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एडीसी पार्ट 2 के भी एग्जाम्स देंगे, वो भी हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पेपर कब होंगे। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि एडीसी और बीकॉम के साथ पेपर होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह यह है कि एडीसी पार्ट 1 का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एडीसी पार्ट 2 के एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं जाएंगे। अभी तक एडीसी पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने के भी 3 से 4 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं। अगर मार्च में भी रिजल्ट आता है तो जुलाई से पहले एग्जाम्स नहीं होंगे एडीसी पार्ट 2 के। तो एडीसी पार्ट 1 वाले जो पार्ट 2 में जा चुके हैं, सितंबर में जिनके एग्जाम हुए थे, उनके पेपर्स कब होंगे? जुलाई या अगस्त में होंगे। इसी तरीके से जिनके अभी जनवरी में पेपर्स हुए हैं एडीसी पार्ट 1 के, उनके दिसंबर में ही पेपर्स होंगे। अगर किसी के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि एडीसी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स जो हैं, एडीसी पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स जो है वो सितंबर वालों के और जनवरी वालों के, जिनके सितंबर में पार्ट 1 के एग्ज़ाम हुए थे और जिनके जनवरी में पार्ट 1 के एग्ज़ाम हुए थे, और क्या उनके साथ होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। एडीसी पार्ट 1 सितंबर में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उनके पेपर्स जुलाई अगस्त में होंगे, और जनवरी में जिन्होंने पेपर्स दिए थे उनके एग्ज़ाम्स दिसंबर या जनवरी में होंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सितंबर वालों के पेपर दिसंबर में चले जाएँ, यानी अगर कंबाइन भी हुए ना तो दिसंबर में जाके वो देंगे अगर जुलाई में नहीं हुए। लेकिन जिनके दिसंबर में होने उनके जुलाई में नहीं हो सकते, नहीं पहले नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो ये आपकी कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसी तरीके से जिनके अभी अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है पार्ट 1 में, एडीसी पार्ट 1 फैब में एडमिशन लिया है, जो अभी चल भी रहे हैं एडमिशन, वो भी पेपर्स दिसंबर या जनवरी में देंगे। ठीक है ना। तो इन इन चीज़ों को आप क्लियर कर लें। कन्फ्यूजन जो थी आपकी, मैंने आपको काफ़ी हद तक उम्मीद है कि क्लियर कर दी होगी। अब आपके जो पेपर्स हैं, आप देखें, बिजनेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं सारे आपके एग्जाम्स, इसमें पेपर्स आपके हैं, और लास्ट पेपर आपका आईटीबी का है पार्ट 1 का, और पार्ट 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इनके गेस्ट पेपर आप हमें दे दें।
देखिए गेस्ट पेपर का पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है। लास्ट ईयर जो मैंने बीकॉम के गेस्ट पेपर डाले थे, ऑलमोस्ट वही गेस्ट पेपर आप फॉलो करें। मैं दोबारा भी डालूंगा, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, सेम गेस्ट पेपर ही तकरीबन होगा बीकॉम के एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखा दे, मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाली हुई है, बीकॉम गेस्ट पेपर्स 2023 के नाम से वो पूरा फोल्डर है। यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेलिस्ट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, बीकॉम गेस्ट पेपर 2023। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखें, दो तरह के एग्जाम्स हैं इसमें, आप देखें दो तरह के पेपर्स हैं, न्यूमेरिकल पेपर्स और थ्योरेटिकल पेपर। न्यूमेरिकल पेपर में आपका जैसे एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है और पार्ट 1 की अकाउंटिंग है। इसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि गेस्ट पेपर वैसे मैंने डाले हुए हैं, लेकिन गेस्ट पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एडवांस अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है आपको 5 करने हैं ना, 5 आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, इंस्टॉलमेंट सेल से क्वेश्चन आता है, एक रेशियो एनालिसिस से आता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है। गेस्ट पेपर तो मैं कोई नहीं दे सकता ना इस तरह के, भाई यही सवाल आएंगे। मैं आपको टॉपिक्स बता सकता हूँ। फिर भी अगर आप गेस्ट पेपर इसकी डिमांड करते हैं तो मैंने जो आपको अभी प्लेलिस्ट बताई थी, इसी प्लेलिस्ट में एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के गेस्ट पेपर मौजूद हैं। स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर भी मौजूद है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको वीडियोस में भी दिखा देता हूँ, मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें अकाउंटिंग का पेपर करना कैसे, उस पर अलग से वीडियो मौजूद है। स्टैटिस्टिक्स, ये देखें, ये रहा बिजनेस मैथ स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर इस वीडियो से देखा। ये सारी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वैसे मौजूद है, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ चैनल पे आके भी आप मोबाइल से या लैपटॉप से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और इसी की डिस्क्रिप्शन से तमाम फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अलग से वीडियोज़ में डालूंगा वैसे गेस्ट पेपर की। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थ्योरेटिकल पेपर्स में होती हैं। देखिए अगर बात करें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के, तो पहले तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए ना, तमाम तमाम सब्जेक्ट्स के सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने बुक्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। बुक्स जो मैंने रिकमेंड की है ना अपने सिलेबस वाली वीडियो में, वहाँ से वो बुक्स ले लें। और अगर टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप सॉल्व पास्ट पेपर भी ले सकते हैं। तरीका ये होता है कि आपका जो 3 घंटे का पेपर होता है ना, वो उसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। कोई सा भी पेपर उठा लो आप, ठीक है ना, अकाउंटिंग उठा लो, या आप आईटीबी उठा लो, कम्युनिकेशन ले लो, बिजनेस लॉ ले लो, या मैनेजमेंट ले लो, सब में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कितने घंटे में एक क्वेश्चन करना है आपने। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे का पेपर है तो आप उसको 2.5 घंटे का अज्यूम करो कि मुझे 2.5 घंटे में पेपर करना है। तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपने आधा घंटा रखना है कि भाई आधे घंटे में मेरा एक क्वेश्चन हो जाए, तो 2.5 घंटे में मेरे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि जो बाकी का आधा घंटा होगा उसमें एक तो आपको पेपर कभी लेट मिलता है, आपको लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, नाम लिखना होता है, पूरा फ्रंट पेज फिलअप करना होता है, ये सब चीज़ों में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो और थोड़ा सा आपको टाइम भी बचा के रखना है। अगर कभी किसी में ज़्यादा टाइम आपको लग गया तो जाहिर सी बात है उसको रिकवर करने के लिए भी ये जो आधा घंटा आपने साइड पे कर दिया ना, इसमें से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो आपने आधा घंटा साइड पे कर दिया। अब एक घंटे पेपर करने के लिए, एक क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा है, और एक क्वेश्चन में अक्सर 2 पार्ट क्वेश्चन होते हैं, ए और बी। एक पार्ट क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर जो पार्ट क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है, तो आपको 10 मार्क्स के हिसाब से कितनी हेडिंग्स डिफाइन करनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स होते हैं। तो आपको 10 नंबर का सवाल है तो 5 हेडिंग्स डिफाइन करनी है, क्योंकि एक हेडिंग के होते हैं 2 मार्क्स, तो 5 हेडिंग्स के हो गए 10 मार्क्स। अगर आप 10 हेडिंग डिफाइन करेंगे तो एक तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, दूसरा आप टाइम पे पेपर नहीं कर सकते और ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 नंबर के एक पार्ट क्वेश्चन के लिए 5 हेडिंग्स डिफाइन करनी चाहिए, और एक हेडिंग के अंदर 5 से 6 लाइनों का मटेरियल होना चाहिए। इस हिसाब से अगर 15 मिनट आपके पास है और आपको 5 हेडिंग्स करनी है, तो एक हेडिंग के लिए आपके पास 3 मिनट्स हैं। तो मेरा ख्याल है 3 मिनट्स इनफ होते हैं 5 से 6 लाइनें लिखने के लिए। तो ये आपका माइंड होना चाहिए कि मेरा 15 मिनट है मेरे पास 10 नंबर के सवाल के लिए, मुझे 5 से ज़्यादा हेडिंग्स डिफाइन नहीं करनी, और एक हेडिंग 5 से 6 लाइन्स में डिफाइन करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास एक तरीका, एक आपके पास एक मतलब एक गोल होगा ना, एक क्राइटेरिया होगा कि मुझे आधे घंटे में इस तरह से 2 सवाल करके एक क्वेश्चन पूरा करना है, 2 पार्ट क्वेश्चन करके। अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम 30 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, 35 मिनट्स लग जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 25 मिनट्स में करने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर नहीं हो पाता तो आपने जो आधा घंटा बचा के रखा हुआ था ना, कि ये मैं 2.5 घंटे का अज्यूम करके आप बैठे हुए हैं, वो आधा घंटा आपको हेल्प करेगा। वहाँ से आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करके जो एक्स्ट्रा टाइम आपने लिया है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। हर पेपर में ये स्ट्रेटेजी करें हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है हमें 5 क्वेश्चंस नहीं आते, 4 क्वेश्चंस आते हैं, और जो 5वां क्वेश्चन होता है उसमें किसी का ए आता है, किसी का बी आता है।
पहले तो आप वो क्वेश्चन करें हमेशा जो आपको पूरा आता है। जैसे सपोज़ आपको 4 क्वेश्चंस पूरे आते हैं, आपने कर लिए। अब 5वां क्वेश्चन करेंगे तो पहले आपने ए पार्ट करना है, बी पहले पहले नहीं करना। ए पार्ट करने के बाद अब दूसरे का जब आप बी करने लगेंगे तो उसका आंसर का नंबर नहीं डालना है, सिर्फ बी करके आपने आंसर करना है। इसमें इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि जो चेकर है वो इसी को बी पार्ट कंसीडर कर ले फ्लो में और उसको चेक करके नंबर दे दे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 का ए किया, अब 9 का बी आपको आता है, तो आप 9 ना लिखिए, जस्ट उसका बी मतलब पार्ट बी की हेडिंग लगा के इसको सॉल्व कर लें। 10-15% चांस होते हैं, 20% के वो उसको काटेगा नहीं, बल्कि वो उसको कंसिडर कर लेगा फ्लो में। फ्लो का मतलब समझते हैं ना कि वो बहुत सारे पेपर्स चेक कर रहे होते हैं, तो इस बात के चांसेस है कि वो आपका निकल जाए बी। वरना ये होगा कि वो उसका बी का पार्ट काट देगा, ए पार्ट के नंबर देगा। ए के तो वो नंबर देगा, बी के नंबर वो नहीं देगा। लेकिन आप ये चांस ज़रूर लें, क्या पता बी के नंबर भी आपको वो दे दे। इसी तरीके से हमेशा नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना चाहिए। अगर कोई पेज बीच में आप छोड़ना चाहते हैं, मिस हो गया है, उसको पेंसिल से क्रॉस लगाया करें, ऐसे ही खाली ना छोड़ें, फिर उसके वो मार्क्स डिडक्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम ये तो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बता दी है। स्टडी तो आपने ज़ाहिर सी बात है, अब आप बीकॉम में है तो बीकॉम का मतलब है कि आप काफ़ी सालों से बीकॉम कर रहे हैं, 2-3-4 साल से बीकॉम कर रहे हैं, क्योंकि बीकॉम की डिग्री तो पुरानी वाली है। बीकॉम कंप्लीट ग्रेजुएशन पैकेज हुआ करता था, अब उसकी जगह एडीसी आ गया है। दोनों की वैल्यू मार्केट में सेम है। इसकी वजह यह है कि एडीसी भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, बीकॉम भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, लेकिन बीकॉम इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें आप अभी तक इनरोल्ड है ना। जब जितने भी लोग इनरोल्ड है, जब वो ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर बीकॉम की वैल्यू, बीकॉम का नाम खत्म हो जाएगा, जो अभी थोड़ा बहुत चल भी रहा है ना। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप भले बीकॉम करें या एडीसी करें, आपको मास्टर्स करने से पहले 2 ईयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बीकॉम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे अब ग्रेजुएशन काउंट होती है। अब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के लिए बीकॉम या एडीसी के बाद आपको 2 साल का बीबीए या बीएस करना पड़ेगा रेलिवेंट फील्ड में, जैसे अकाउंट्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, एचआर में, मुख्तलिफ फील्ड्स होती है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे आपको वो ऑफर कर देते हैं, तो फिर आपको 2 साल का एमबीए प्रोग्राम मिल सकता है, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद। अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाए, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके जाए, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। तब अच्छा, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 3.5 ईयर्स का एमबीए करवा रही हो, 3.5 ईयर्स का मतलब 4 ईयर्स ही होता है, 4 ईयर्स का एमबीए करवा रही हो, तो जब तो बीकॉम वाला या एडीसी वाला उसमें इनरोल्ड हो सकता है, क्योंकि मास्टर्स 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले को तो वो 2 ईयर्स ही ऑफर करेगी, लेकिन जो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाला होगा उसको वो 4 ईयर्स या 3.5 ईयर्स का एमबीए ऑफर करेगी। तो जिसका 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगा, यानी बीकॉम या एडीसी होगा, वही 3.5 ईयर्स में इनरोल करेगा, उन्हीं के लिए वो होगा। लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो ये कर रही हैं, शायद 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है कराची में जो ऐसा कर रही है, अदरवाइज सब 2 ईयर्स एमबीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स ऑफर करते हैं, जो कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाला ही अप्लाई कर सकता है, वो भी रिजल्ट आने के बाद जब वो क्लियर हो जाए। तो बीकॉम और एडीसी एक ही चीज़ है, बस नाम का फ़र्क है, क्योंकि पहले बीकॉम था तो जो बीकॉम में इनरोल्ड है तो वो बीकॉम चला रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो ये अपनी कन्फ्यूजन आप अपनी दूर कर लें कि बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, ठीक है ना, यानी ये ग्रेजुएशन ही है, लेकिन क्योंकि पुरानी ग्रेजुएशन है, नई ग्रेजुएशन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे होगी, चाहे बीकॉम करो या एडीसी करो, आपको 16 ईयर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आप ग्रेजुएट कहलाना चाहते हैं, ठीक है ना। और बाहर जो जाना चाह रहे हैं वो तो लाजमी बीबीए या बीबीए या बीएस कंप्लीट करे 2 साल का, तो ही वो जाए। अब बीबीए या बीएस में उनको 3rd ईयर में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो उनकी बीकॉम में या एडीसी में काउंट हो गई ना, तो 3rd ईयर में एडमिशन मिलेगा, 3rd ईयर और 4th ईयर पढ़ना पड़ेगा उन्हें। तो ये आपकी डिग्री की मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मज़ीद तमाम गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा थोड़ी चेंजेस के साथ, तमाम सब्जेक्ट्स के इंशाल्लाह, ठीक है ना, आने वाले दिनों में। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।